अपना बिहार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। रेलवे किराए में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया गया है। जी हां, 26 दिसंबर से रेलवे किराए में बढ़ोतरी हो जाएगी। लंबी दूरी की यात्राओं में ये बढ़ोतरी आपको नजर आएगी, जिसमें 215 किलोमीटर तक साधारण श्रेणी में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। लेकिन जैसे ही यात्रा 215 किलोमीटर से आगे की आप तय करेंगे, 1 पैसा प्रति किलोमीटर के हिसाब से आपको बढ़ा हुआ किराया देना होगा। मेल एक्सप्रेस की बात हो, नॉन एसी और एसी की बात करें तो यहां पर ये 2 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से बढ़ जाएंगे। 500 किलोमीटर नॉन एसी सफर पर 10 रुपए ज्यादा किराया आपको बढ़ाकर देना होगा। रेलवे को इस बाबत 600 करोड़ की अतिरिक्त आय की उम्मीद है इस बढ़ोतरी के साथ ही। लेकिन आपकी जेब पर ये बढ़ा हुआ किराया जो है वो जरूर दिखेगा और 26 दिसंबर से किराए में ये बढ़ोतरी का ऐलान रेलवे की तरफ से फिलहाल कर दिया गया है। बिहार में अब कहीं किसी ने भी गुंडा बैंक या आरबीआई के नियम शर्तों के खिलाफ पैसे को ब्याज पर लगाने का काम किया तो उसके खिलाफ बिहार पुलिस बेहद कड़ी और सख्त कदम उठाने वाली है। गुंडा बैंक को फलने फूलने नहीं दिया जाएगा। डीजीपी विनय कुमार ने न्यूज 18 से बातचीत करते हुए साफ शब्दों में कहा कि बिहार में बिना निबंधन चल रहे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट, जिसे एमएफआई के नाम से आप जानते हैं, इस पर रंगदारी का केस दर्ज किया जाएगा। सभी जिलों में ऐसी निबंधित और गैर निबंधित माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को अन्य कर्ज देने वाली संस्थाओं की पूरी सूची तलब की गई है। ऐसे सभी अवैध माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट की बात करें तो उसके खिलाफ व्यापक स्तर पर कार्रवाई होगी। इसे लेकर पुलिस मुख्यालय ने विशेष निर्देश सभी जिलों के एसपी को जारी कर दिया है। हाल ही में मुजफ्फरपुर में एक पिता ने आर्थिक तंगी की वजह से देखिए अपने बच्चों के साथ खुदकुशी कर ली थी और इस घटना के अनुसंधान के दौरान ही इस बात की जानकारी हुई कि मुजफ्फरपुर में मात्र 20 से 22 ही निबंधित एमएफआई माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट हैं, जबकि बड़ी संख्या में लोग अवैध माइक्रो फाइनेंस कंपनी चला रहे हैं और जरूरतमंदों के बीच अपने मन मुताबिक ब्याज पर कर्ज बांटा जाता है, जिनका अब हम लोग पता लगा कर रहे हैं और इन सभी पर रंगदारी का केस जो है वो दर्ज किया जाएगा। जो प्रॉपर बैंकिंग सिस्टम के तहत नहीं है, जो आरबीआई के द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं है, रेगुलेटेड नहीं है, उस तरह के बैंक को हम गुंडा बैंक कह सकते हैं। जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से रजिस्टर्ड नहीं है, गुंडा बैंक हो गया। जो मनी लेंडिंग का काम कर रहा है, लाइसेंस नहीं है, चाहे वो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल भी यदि कर रहा है तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन माना जाएगा। तो इस प्रकार के जो हरकतें दिख रही हैं उन पर काफी प्रभावकारी ढंग से कार्रवाई करने की मुहिम तैयार की जा रही है और हम लोगों ने ये सब का कानून भी, यदि कानून में संशोधन है तो हम लोगों ने ड्राफ्ट बनाया है कि इस पर कानून में यदि कमी है, कानून कमजोर है या कानून व्याप्त ही नहीं है, तो उसके लिए कानून के लिए भी हम लोगों ने ड्राफ्ट बनाया है, मनी लेंडिंग रेगुलेशन वगैरह करके। तो इसको काफी व्यापक ढंग से लिया जाएगा इसको। तो देखिए, बिहार में गुंडा बैंक और सूदखोरी को लेकर पिछले दिनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने साफ निर्देश दिया था कि कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेंस ना कोई गुंडा बैंक चला सकता है और ना ही कोई सूद पर पैसा लगा सकता है और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि कोई भी व्यक्ति कोई गांव में बैंक नहीं चला सकता है जब तक आरबीआई का लाइसेंस नहीं है। ना गुंडा बैंक चला सकता है, ना सूदखोरी पर पैसा को लगा सकता है। बिहार में साइबर अपराध की घटनाएं बेतहाशा बढ़ रही हैं और इस बात का खुलासा ईओयू की तरफ से जारी साइबर अपराध से जुड़े हुए आंकड़े से हुआ है। जी हां, ईओयू की तरफ से जारी आंकड़े के मुताबिक बिहार में इस साल 15 दिसंबर तक साइबर थानों में 5624 केसेस दर्ज किए गए। वहीं एनसीआरपी पोर्टल पर अगर देखें तो 1,10,000 लोगों ने साइबर ठगी से संबंधित शिकायतें दर्ज करवाई हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बात करें तो इसके जरिए 24.10 शिकायतें जो हैं वो दर्ज हुई हैं। टोल फ्री नंबर पर 1930 जो ये टोल फ्री नंबर है उस पर
ठगी से संबंधित जो शिकायत पहुंची वो तकरीबन 24.38 लाख कॉल्स के उत्तर के तौर पर देखा गया है। इसमें कॉल्स आए तो उनका जवाब भी दिया गया। ईओयू की तरफ से यह भी कहा गया कि इस दौरान 106.30 करोड़ रुपए संदिग्ध खातों में होल्ड कराए गए। वहीं 7.36 करोड़ रुपए पीड़ितों को वापस कराया गया है। इसके अलावा ईओयू की साइबर इंटेलिजेंस की टीम ने 9,252 मोबाइल नंबर और 3,840 IMEI को ब्लॉक करवाया है। बात पटना की अगर खास तौर पर कर लें तो सिर्फ पटना में साइबर अपराध से जुड़े हुए 2,472 केसेस दर्ज किए गए। पटना ईओयू कार्यालय से इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अमित कुमार। देश के विभिन्न राज्यों के साथ बिहार में भी साइबर अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। बताते चलें कि वर्ष 2025 के 15 दिसंबर तक बिहार में जो है वो साइबर अपराध से जुड़े हुए जो मामले हैं वो लगभग 5,624 केस जो है वो दर्ज किए गए हैं। वहीं NCRP पोर्टल पर 1,10,000 लोगों ने साइबर ठगी से संबंधित जो है वो शिकायत की है और इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए 24.10,000 शिकायतें जो है वो मिली है। टोल फ्री नंबर 1930 पर ठगी से संबंधित कुल जो है 24.38 लाख कॉल्स जो है वो आए और उनका उत्तर दिया गया और ये ईओयू की तरफ से ये डाटा जो है वो जारी किया गया है। और इस दौरान आर्थिक अपराध इकाई ने 15 दिसंबर तक, जनवरी 1 से लेकर के 15 दिसंबर तक 106.30 करोड़ रुपए जो है संदिग्ध खातों में होल्ड कराया। वहीं 7.36 करोड़ रुपए जो है वो पीड़ितों को वापस कराया। इसके अलावा ईओयू की साइबर इंटेलिजेंस टीम ने 9,252 मोबाइल नंबर और 3,840 IMEI को ब्लॉक कराया। और बताते ये चले कि साइबर ठगी से जुड़े हुए जो अगर मामले पटना की बात करें सिर्फ, तो राजधानी पटना में जो है वो साइबर ठगी के 2,472 केस जो है वो दर्ज किया गया है। हालांकि अत्यधिक जो मामले हैं उसमें सरगना जो है वो पकड़ से बाहर है। 2025 में जैसा हमने पहले बताया कि लगभग कह सकते हैं कि 5,000 से अधिक जो मामले हैं वो दर्ज किए गए हैं और 2025 में पटना की अगर बात करें तो 2,472 मामले जो हैं वो 15 दिसंबर तक दर्ज किए गए। साइबर अपराधिक की घटना है उसमें लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आम थानों में अगर बात करें तो 800 से 1,000 के आसपास जो है वो मामले दर्ज हो रहे हैं। साइबर थाने में हर साल जो ADG हैं नैयर हसनैन खान, उन्होंने न्यूज़ 18 से बात करते हुए ज़रूर कहा है कि जो घटनाएं हुई है उनका अनुसंधान किया जा रहा है और आने वाले जो साल हैं, नए साल 2026 में ऐसी घटनाओं पर रोक लगे, इसको लेकर के जागरूकता अभियान जो है वो और तेज किया जाएगा। कैमरा पर्सन मनीष जिनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो बिहार में बढ़े साइबर अपराध की घटनाओं को लेकर ईओयू के ADG नैयर हसनैन खान भी चिंता जाहिर करते नजर आए। हालांकि वे इस बात का दावा भी कर रहे हैं कि इन सभी केसेस का अनुसंधान तेजी से किया जा रहा है। बहुत जल्द इन कांडों में शामिल अपराधी सलाखों के पीछे होंगे। अपराध इकाई और जो हमारी साइबर पुलिस स्टेशन हैं सभी जिलों में, उन्होंने बहुत ही इसको संवेदनशीलता के साथ लिया है। बहुत अधिक कांडों में अनुसंधान हुआ है, डिटेक्शन भी हुआ है, लोगों पे कार्रवाई हुई है और पैसे को होल्ड करके अब उनके जो रिलीफ के माध्यम से जो उनके पेटिशनर्स हैं उनको दिलाया भी गया है। मगर इसमें लंबी प्रोसेस है क्योंकि इसमें कई स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए हम लोग कोशिश लगातार ये कर रहे हैं कि इसमें तेजी से कार्रवाई हो। आर्थिक अपराध इकाई का जो साइबर सेल है वो उसमें पूरी तरह से नियम अनुसार जो कानूनी कार्रवाइयां हैं वो कर रहे हैं हम लोग। तो ADG ईओयू नैयर हसनैन खान को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि एक लंबी प्रक्रिया होती है और इस प्रक्रिया की वजह से कई स्टेक होल्डर्स होते हैं, इसलिए इसमें परेशानियां ज्यादा आती हैं। लेकिन इसके बावजूद इन मामलों पर विराम लगाने के लिए लगातार एक्शंस लिए जा रहे हैं। अब साइबर क्राइम से आखिर आप बचेंगे कैसे, ये जानकारी आपको हम देते हैं। देखिए, मजबूत और यूनिक पासवर्ड रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपना पासवर्ड रखते हैं तो उसे यूनिक रखिए, मजबूत रखिए, ताकि दूसरे इसकी जानकारी न ले सकें। पासवर्ड नियमित रूप से आप बदलते रहें। 2 कारक प्रमाणीकरण यानी कि 2FA का उपयोग जरूर आपकी तरफ से किया जाए। केवल सुरक्षित HTTPS का इस्तेमाल कीजिए। वैसे वेबसाइट्स पर ना जाइए जो आपको सुरक्षित ना लगते हों। किसी भी अनजान लिंक को आप न खोलें, उस पर क्लिक ना करें। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल जरूर करके रखें, इसे समय समय पर अपडेट भी करते रहें।
और सिस्टम ऐप को नियमित रूप से अपडेट करना बहुत जरूरी है। अज्ञात ईमेल और संदिग्ध लिंक से आपको बचना होगा। सोशल मीडिया पर किसी तरह की अपनी निजी जानकारी को आप साझा बिल्कुल ना करें। सार्वजनिक वाईफाई पर संवेदनशील डेटा बिल्कुल ना डालें। डेटा का नियमित बैकअप भी आपको लेते रहना होगा। साइबर सुरक्षा की जानकारी रखिए और दूसरों को भी इसे लेकर जागरूक करते रहिए ताकि आप खुद की भी रक्षा कर सकें और दूसरों को भी साइबर फ्रॉड के चंगुल में फंसने से बचा सकें। ये एहतियात कुछ और उसके बाद फिर आपके लिए सहूलियत। तो साइबर क्राइम से बचने के तरीके आप समझ गए। अब आपको ये भी जानना जरूरी है कि किसी भी तरह से साइबर क्राइम का शिकार अगर हो जाते हैं या ठगी के शिकार आपको बना लिया जाता है तो तुरंत आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले फ्रॉड का शिकार होने पर आप क्या करें, तुरंत साइबर सेल या पुलिस में इसकी रिपोर्ट करवाएं। बैंक क्रेडिट कार्ड कंपनी को सूचित करें कि भाई आप के साथ इस तरीके का फ्रॉड हुआ है। सभी पासवर्ड जो आपने अभी तक रखे हुए थे उसे तुरंत तत्काल प्रभाव से बदल दें। 2FA सक्षम करें। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ की मदद आप ले सकते हैं। भारत सरकार के साइबर क्राइम पोर्टल का उपयोग आप करें। 24 घंटे के भीतर हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल करके उसकी जानकारी साझा कर दें। साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर क्या है वो हम आपको बता दें, 1930। ये है साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर जिस पर आप कॉल करके मदद ले सकते हैं। और देखिए बड़ी जानकारी आ रही है पूर्व अग्निवीरों से जुड़ी हुई, जिसमें उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने सुरक्षा बलों में करियर की संभावनाओं को और मजबूत करने के मकसद से बीएसएफ की भर्ती प्रक्रिया में अहम संशोधन कर दिया है। गृह मंत्रालय ने इसे लेकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी किया और उसके अनुसार अब बीएसएफ में कांस्टेबल लेवल के डायरेक्ट भर्ती की 50% सीटें पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित कर दी गई हैं। ये फैसला अग्निपथ योजना के तहत सेवा दे चुके युवाओं को एक स्थायी और सुरक्षित करियर देने की दिशा में बड़ा कदम बताया जा रहा है। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी कर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नियमों में एक बड़ा और अहम बदलाव किया है। अब बीएसएफ कांस्टेबल भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए ये जो 10% का कोटा था उसे बढ़ाकर 50% आरक्षण कर दिया गया है। पहले ये सिर्फ 10% के आसपास रखा गया था। इसी का प्रस्ताव था और इस फैसले से अग्निवीर की तैयारी कर रहे युवा जो हैं वो बेहद खुश नजर आ रहे हैं। युवाओं से बातचीत की संवाददाता विनीता मिश्रा ने। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन के अंतर्गत अब अग्निवीरों को बीएसएफ में 50% आरक्षण दिया जाएगा, जो पहले 10% था। ऐसे में इस फैसले के बाद जो युवा हैं, जो खासकर नौकरी की तैयारी करते हैं, अग्निवीर बनना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, वो कितने खुश हैं हम उनसे ही जानते हैं। ये फैसला बहुत बढ़िया है। अग्निवीर जैसे 4 साल का जॉब था, अब इसमें 50% आरक्षण दे दिए, बहुत खुशी की बात है। मतलब 4 साल के बाद 50% आरक्षण है, मतलब बीएसएफ जवान बनने की जो जी लाभ जी है वो बढ़ जाता है। जी जी जब अग्निवीर हुआ था हाँ। तो गांव में युवा का जो मनोबल था, जैसे गांव में पहले जो अगर ग्राउंड जाएंगे तो प्रत्येक जगह लड़का आर्मी का तैयारी करने वाला मिल, लेकिन अभी जब 4 साल हो गया तो लड़का का मनोबल थोड़ा डाउन हो गया। लेकिन अब जो 50% ये आया तब लड़का का फिर वही उत्साह वही रहेगा। मतलब जो विवाद हुआ था, युवाओं में कहीं नाराजगी थी कि हम मेहनत कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ 4 साल के लिए, लेकिन अब वो खुशी हुई है, बदला है वो माहौल। बहुत खुशी हुई है। अच्छा लग रहा है अब? बहुत बढ़िया। अब जोश के साथ और तैयारी होगी। और तैयारी होगा। सबका अपॉर्चुनिटी थोड़ा सा बढ़ गया, आशा बढ़ गया। पहले ऐसा था कि हाँ 4 साल करने के बाद वापस आना पड़ेगा, लेकिन अब थोड़ा सा आरक्षण मिला तो अब थोड़ा है कि अब कर सकते हैं और अब जोश के साथ अच्छा से करेंगे। परमानेंट जैसा लग रहा है। वर्दी से वर्दी में हम लोग चले जाएंगे, एक वर्दी छोड़ के आएंगे, फिर एक दूसरे वर्दी ज्वाइन कर लेंगे। थोड़ा सा नाराजगी हुई, पूरा नाराजगी हुआ, थोड़ा सा नहीं, पूरा नाराजगी। अब ठीक है, अब ठीक है, बहुत बढ़िया है। मतलब ये आरक्षण देके ठीक हुआ है। एकदम टन हो गया मन, ऐसे नहीं भरता भरेंगे अग्निवीर, हम जाएंगे सेवा करेंगे कलर से। हाँ। एकदम याद जोश के साथ तैयारी होगी। जोश है एकदम, टन है एकदम मन। जी बताइए। हाँ। हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है देश के लिए, और ये सब हमारे जवान के लिए बहुत ही अच्छा है। युवाओं के लिए बहुत अच्छा मैसेज आया है और सारा युवा खुश है। बताइए।
मतलब अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अभी ये वाला जो नियम लाया गया है, जो लागू किए गए हैं, बहुत खुशी है। आप और पूरे जोश के साथ अब तैयारी करेंगे? ग्राउंड आ गए हैं। 2026 वाला अग्निवीर के लिए हम लोग तैयार अभी हो रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं उसका। नहीं, पहले 4 साल अग्निवीर के लिए काम करेंगे, पूर्व अग्निवीर बनते हुए ही बीएसएफ जवान के तौर पर देश की सेवा करेंगे। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और मोतिहारी से बड़ी खबर, जहां हरियाणा के सिरसा में महिला थाने पर ग्रेनेड हमले में शामिल और सेना का भगोड़ा जवान राजवीर सिंह उर्फ फौजी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मोतिहारी के रक्सौल से उसकी गिरफ्तारी की गई है। राजवीर सिंह के खिलाफ अमृतसर के सिरसा सहित कई थाने में केस दर्ज हैं। पंजाब के स्पेशल ऑपरेशन सेल ने मोतिहारी के खरैया थाने की पुलिस की मदद से आरोपी को अरेस्ट किया है। गिरफ्तार आरोपी के पास से हैंड ग्रेनेड, पिस्टल और 907 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है। आरोपी नेपाल के रास्ते दूसरे देश भागने की तैयारी कर रहा था। बिहार में हिजाब प्रकरण को लेकर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के बयान से जेएमएम ने किनारा कर लिया है। जेएमएम ने कहा है कि सरकार का ऐसा कोई भी फैसला नहीं है। अगर मंत्री ने ऐसा कुछ कहा है तो उन्हें इस पर सफाई देनी चाहिए। बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने नुसरत परवीन को झारखंड स्वास्थ्य सेवा में 3 लाख मासिक वेतन, मनचाही पोस्टिंग और सरकारी आवास के साथ पूर्ण सुरक्षा नियुक्ति का प्रस्ताव दिया था। और इस मामले पर बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने भी जोरदार तरीके से हमला किया है। बहस का केंद्र बिंदु होना चाहिए जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा अमर्यादित आचरण किया गया वो। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री ने कुछ बातें कह दी और मैं समझता हूं, जहां तक मुझे जानकारी है, वो झारखंड सरकार का फैसला नहीं है, वो उनकी निजी राय है। इसका स्पष्टीकरण तो वही दे पाएंगे। लेकिन जो कुछ भी घटित हुआ, क्या वो सभ्य समाज में एक्सेप्टेबल है? झारखंड राज्य की नई परिभाषा यही है। नई परिभाषा यह है कि स्वास्थ्य महकमा, स्वास्थ्य विभाग के अंदर जिस प्रकार से आज लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और कोई भी सुविधा नहीं है, जिसके कारण स्वास्थ्य व्यवस्था बिगड़ गई है। लेकिन माननीय मंत्री जी और सरकार को लगता है यही बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था है। बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने भोजपुर के बड़हरा प्रखंड के मौजमपुर गांव में बने फ्लोटिंग हाउस का निरीक्षण किया और ये परियोजना पर्यटन, सामुदायिक गतिविधियों और जल संसाधन प्रबंधन के मकसद से विकसित की गई है। निरीक्षण के बाद डीएम ने जिले की विकास योजनाओं, महिला सशक्तिकरण और अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी पहलों की जानकारी ली है। मुख्य सचिव ने योजनाओं के समयबद्ध और पारदर्शी क्रियान्वयन के निर्देश भी दिए।